डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। अमेरिकी कांग्रेस के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जून में अपनी राजकीय यात्रा के दौरान सांसदों की एक संयुक्त बैठक को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया है। इससे वह इस दुर्लभ सम्मान वाले पहले भारतीय नेता बन जाएंगे जो वाशिंगटन डीसी विदेशी नेताओं को प्रदान करता है। हालांकि नई दिल्ली से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है कि प्रधानमंत्री ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है या नहीं। हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी, सीनेट में बहुमत के नेता चक शुमर, सीनेट रिपब्लिकन लीडर मिच मैक्लोनेन और हाउस डेमोक्रेटिक लीडर हकीम जेफरिस ने शुक्रवार को मोदी को संयुक्त रूप से एक पत्र लिखा। इसमें कहा गया है कि अपने संबोधन के दौरान आपके पास भारत के भविष्य के लिए अपने दृष्टिकोण को साझा करने और हमारे दोनों देशों के सामने आने वाली वैश्विक चुनौतियों के बारे में बात करने का अवसर होगा। यह एक द्विदलीय आमंत्रण है जो भारत के साथ अमेरिकी संबंधों द्वारा प्राप्त द्विदलीय समर्थन को रेखांकित करता है। प्रधानमंत्री मोदी 22 जून को राष्ट्रपति जो बाइडेन के निमंत्रण पर राजकीय रात्रिभोज के साथ अपनी पहली राजकीय यात्रा के लिए अमेरिका जा रहे हैं। इसके पहले 2009 में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने पहले कार्यकाल में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को होस्ट किया था, लेकिन मोदी के पास किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित करने का एकमात्र सम्मान होगा। उनका पहला भाषण 2016 में था। 2016 में मोदी कांग्रेस को संयुक्त रूप से यह अलग से संबोधित करने वाले छठे भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। जवाहरलाल नेहरू पहले थे जिन्होंने 1949 में सदन और सीनेट को अलग अलग संबोधित किया। इसके बाद राजीव गांधी 1985 में दूसरे, पीवी नरसिम्हा राव 1994 में और तीसरे, और 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी चौथे, और 2005 में मनमोहन सिंह ऐसा करने वाले 5वें भारतीय प्रधानमंत्री थे। मोदी अब कांग्रेस को संबोधित करने वाले छठे और 7वें भारतीय प्रधानमंत्री बन सकते हैं और 2 बार ऐसा करने वाले पहले। मोदी को यह निमंत्रण भारतीय कॉकस के प्रमुख प्रतिनिधि सभा के सदस्य डेमोक्रेट रो खन्ना और रिपब्लिकन माइकल वॉल्ट्स ने दिया है। उन्होंने पिछले हफ्ते स्पीकर मैकार्थी को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री मोदी को आमंत्रित करने का अनुरोध किया और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों पार्टियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 कांग्रेसी नेताओं ने इसे उठाया। आइए अब हम भारत नेपाल के संबंधों के बारे में बात कर लें। भारत और नेपाल के बीच कालापानी सीमा विवाद लंबे समय से तनाव का केंद्र रहा है। अब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत के पहले आधिकारिक दौरे पर हैं। प्रचंड ने गुरुवार को पीएम मोदी से मुलाकात की थी। प्रचंड ने खुलासा किया है कि पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद अब इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि कालापानी सीमा विवाद को खत्म करने के लिए क्या विकल्प हो सकता है। प्रचंड ने संकेत दिया कि सीमा विवाद को सुलझाने के लिए नेपाल भारत के साथ जमीन की अदला बदली कर सकता है। इसके तहत कालापानी की ज़मीन देने के बदले नेपाल को भारत बांग्लादेश के लिए ज़मीनी रास्ता दे दे। यह ज़मीनी रास्ता नेपाल सिलीगुड़ी कॉरिडोर के तहत चाहता है, जो भारत के लिए चिकन नेक की तरह से है और चीन के खतरे को देखते हुए रणनीतिक रूप से बहुत अहम है। यही वजह है कि अभी यह निश्चित नहीं है कि भारत नेपाल की इस मांग को मानेगा। प्रचंड ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर बातचीत की है। इसमें कालापानी का विवाद और ज़मीनों की अदला बदली शामिल है ताकि नेपाल को सीधे समुद्र तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। प्रचंड के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि हम अपने संबंधों को हिमालय की तरह से ऊंचा बनाने के लिए काम करते रहेंगे। इसके लिए हम सभी मुद्दों, चाहो वो सीमा विवाद हो या अन्य मुद्दे, उसे सुलझाएंगे। इस प्रचंड ने कहा है कि मैंने पीएम मोदी के साथ सीमा विवाद के मुद्दे पर बातचीत की है। मैंने अनुरोध किया है कि इस विवाद का हल द्विपक्षीय राजनयिक तंत्र के जरिए किया जाए। नेपाल में अक्सर भारत विरोधी दल सीमा विवाद को मुद्दा बनाते रहते हैं। पीएम मोदी ने इसको लेकर स्थिति साफ कर दी है। नेपाल और भारत के बीच कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिधुरा को लेकर साल 2020 में नया विवाद पैदा हो गया था। भारत ने नवंबर 2019 में अपने नए नक्शे को जारी किया था। इसमें इन तीनों को ही इलाकों को भारत का हिस्सा बताया गया था। इस पर नेपाली भड़क गए थे और चीन के इशारे पर तत्कालीन पीएम केपी ओली ने नेपाल का भी एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया था। इसमें कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया था। ये तीनों ही इलाके दशकों से भारत के नियंत्रण में हैं और नेपाल अपना इन पर दावा करता रहता है। नक्शा विवाद के बाद दोनों देशों के बीच संबंध रसातल में चले गए थे। आइए हम ओडिशा के एक्सीडेंट के बारे में बात कर लें। ओडिशा के बालासोर जिले में शुक्रवार की शाम हुए रेल हादसे में अब तक 260 लोगों की मौत हो चुकी है और इस हादसे में करीब 1000 लोग घायल हुए हैं। घायलों में से कई लोगों की हालत गंभीर है। यह हादसा कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन की एक मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारने की वजह से हुआ है। रेलवे की तकनीकी भाषा में इसे हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ऐसे हादसे आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस दुर्घटना में कोरोमंडल एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए।
इनमें से कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर चले गए। दूसरी पटरी पर ठीक उसी वक्त बेंगलुरु से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस गुजर रही थी। पटरी से उतरने के बाद कोरोमंडल एक्सप्रेस के जो डिब्बे दूसरी पटरी पर गए थे वो वहां से गुजरी यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से जा टकराई। इसके साथ ही यह भीषण हादसा हुआ। यह हादसा रेलवे के साउथ ईस्टर्न जोन के खड़गपुर डिवीजन में ब्रॉड गेज नेटवर्क पर हुआ है। चलिए बात करते हैं शुक्रवार की रात इस दुर्घटना के दौरान क्या क्या हुआ। शुक्रवार 2 जून को हावड़ा के पास शालीमार रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 12841 शालीमार मद्रास कोरोमंडल एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय पर निकली। 23 डिब्बों की इस ट्रेन को अप लाइन पर बालासोर, कटक, भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम और विजयवाड़ा होते हुए चेन्नई पहुंचना था। इस ट्रेन ने दोपहर बाद 3:20 पर अपना सफ़र शुरू किया और यह पहले संतरागाछी रेलवे स्टेशन पर रुकी और फिर महज 3 मिनट की देरी से खड़गपुर स्टेशन पर पहुंची। ट्रेन शाम 5:05 पर खड़गपुर स्टेशन से चलनी शुरू हुई। यह ट्रेन शाम 7 बजे बालासोर के पास बहानगा बाजार रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ रही थी। इस ट्रेन को बहानगा स्टेशन पर बिना रुके सीधा आगे निकल जाना था, लेकिन यह स्टेशन पर मेन लाइन की बजाय लूप लाइन की तरफ चली गई। इस स्टेशन पर लूप लाइन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी और तेज गति में चल रही कोरोमंडल एक्सप्रेस ने मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मार दी। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने बीबीसी को बताया कि किसी तकनीकी खराबी की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को हरा सिग्नल दिया गया था या फिर तकनीकी गड़बड़ी से ही यह ट्रेन मेन लाइन को छोड़कर लूप लाइन पर चली गई, जिससे यह हादसा हुआ है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन के मालगाड़ी को पीछे से टक्कर मारी। इस कारण ट्रेन के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। इससे कुछ डिब्बे गिरकर दूसरी तरफ डाउन लाइन तक पहुंच गए और उस पर आ रही यशवंतराव हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गए। ठीक इसी समय यशवंतपुर से हावड़ा की तरफ आ रही 12864 यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन हादसे वाली जगह को क्रॉस कर रही थी। 22 डिब्बों की यह ट्रेन करीब 4 घंटे की देरी से चल रही थी और ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह से आगे निकल चुका था। तभी कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का हादसा हुआ और इसके कुछ डिब्बे गिरने के बाद लुढ़कते हुए यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले हिस्से से टकरा गए। इस टक्कर से दूसरी ट्रेन के भी 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेल मंत्रालय के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने शुक्रवार रात एक बयान में कहा कि हादसा शुक्रवार शाम करीब 7 बजे हुआ था। हादसे में दोनों ट्रेनों में कुल करीब 15 डिब्बे पटरी से उतर गए। श्री प्रकाश ने बीबीसी को बताया कि जिस तरह की जानकारी आ रही है उससे लगता है कि हादसा बहुत बड़ी मानवीय गलती से हुआ है। श्री प्रकाश के मुताबिक अगर कोई ट्रेन किसी ट्रैक पर खड़ी होती है तो उस ट्रैक पर दूसरी ट्रेन न आ सके, इसके लिए पॉइंट रिवर्स कर दिए जाते हैं ताकि ट्रेन दूसरे ट्रैक पर रहे। अगर किसी तकनीकी खराबी से ऐसा नहीं हो पाता तो फ़ौरन ही रेड लाइट सिग्नल कर दिया जाता है ताकि जो भी ट्रेन आ रही हो वो रुक जाए। शिव गोपाल मिश्रा के मुताबिक इस रूट पर दोनों की स्पीड करीब 15 दिन पहले ही बढ़ाकर अधिकतम स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा की गई थी। उनके मुताबिक हादसे वक्त कोरोमंडल एक्सप्रेस की रफ्तार करीब 128 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जबकि दूसरी ट्रेन भी करीब 125 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। इसी स्पीड की वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस को ज़्यादा नुकसान हुआ। वहीं स्पीड की वजह से यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन का ज़्यादातर हिस्सा हादसे वाली जगह को पार कर चुका था और इसका केवल पिछला हिस्सा हादसे का शिकार हुआ। खास बात यह है कि हादसे की शिकार हुई दोनों ही ट्रेनें LHB कोच की थी। लिंके हाफमैन बुश कोच जर्मन डिज़ाइन के कोच होते हैं और हादसों के लिहाज से ज़्यादा सुरक्षित माने जाते हैं। रेलवे के पुराने ICF डिज़ाइन के कोच के मुकाबले हादसे में LHB के डिब्बे एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ते हैं, जिससे किसी डिब्बे के दबने का खतरा नहीं होता है और मुसाफिरों की जान का खतरा कम होता है। ओडिशा हादसे की तस्वीरों से पता चलता है कि कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन का इंजन मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गया था, जबकि इंजन के पीछे कई डिब्बे आपस में टकराने से दब गए। बीबीसी ने इस मामले में ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी अधिकारी से संपर्क नहीं हो पाया। अब हम रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में बात कर लें। बालासोर में रेल हादसे के बाद वाली घटनास्थल पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और अस्पतालों में लोग बड़ी संख्या में मदद के लिए पहुंच रहे हैं। इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश करते हुए इस कठिन समय में युवा अपना खून तक दान देने को तैयार हैं। रक्तदान के लिए बालासोर के अस्पताल में भी भीड़ उमड़ रही है। कटक के SCB मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के डॉक्टर जयंत पांडा ने बताया कि लोग रक्तदान के लिए बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। कल रात से बालासोर, भद्रक और कटक में 3000 यूनिट रक्तदान किया जा चुका है, लेकिन दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़ रही है। हमारी तरफ से घायलों को बचाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। रक्तदान के लिए आए लोग बोले, लोगों की हालत नाजुक है, कई के हाथ पैर नहीं हैं। मुख्य सचिव जेना ने जरूरत की घड़ी में दुर्घटना पीड़ितों को रक्तदान करने वाले स्वयंसेवकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, बालासोर में रात भर में 500 यूनिट रक्त एकत्र किया गया। वर्तमान में स्टॉक में 900 इकाइयाँ हैं, इससे दुर्घटना पीड़ितों के इलाज में मदद मिलेगी। मैं व्यक्तिगत रूप से उन सभी स्वयंसेवकों का ऋणी हूँ और आभारी हूँ जिन्होंने एक नए काम के लिए रक्तदान किया है। रक्तदान करने आए एक व्यक्ति ने कहा, लोगों की स्थिति बहुत नाजुक है, कई लोग ऐसे हैं जिनके पैर हाथ नहीं है।
मैंने रक्तदान कर दिया जिससे कि किसी की जान बच सके और अपने घर जा सके। रक्तदान के लिए पहुंचे लोगों के अनुसार वे अपने खून का एक एक कतरा देकर घायलों की जान बचाना चाहते हैं। हादसे के पीड़ितों की मदद के लिए वे कुछ भी करने को तैयार हैं। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।